सिविल कोड इन शॉर्ट सीधी सीधी बात ये हो जाती है कि एक लॉ एक नेशन के अंदर, वन लॉ वन नेशन। तो 1835 पे वी ऑल नो 1835 पे हमारे देश पर अंग्रेज़ों का मतलब ब्रिटिशर्स का अधिकार था। हम उस समय पर देश गुलाम था, वतन हमारा। मैं तो नहीं जानता कि यूनिफॉर्म सिविल लॉ अच्छा साबित होगा ये देश के लिए या नहीं होगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन state that the state shall adhere to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India. However, this is provision is not enforceable by law. हिंदी में समान नागरिक संहिता और इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, तो ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बेसिक स्टेटमेंट है। मैंने लास्ट टाइम ये वीडियो अपलोड किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, जिसमें हमने बेसिक प्रिंसिपल जाने थे। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का लेक्चर 2 और इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो मायने रखेगी हमारी बात वो ये होगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, क्योंकि ये सब कुछ हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। वैसे मेन फोकस यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिस्ट्री ही है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? मैं रिकमेंड करूँगा कि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ उसे फिर से देख लीजिएगा। ये जिन्होंने नहीं देखी है वो एक बार और देख लें। तो से क्या बोल दिया, देख लीजिएगा, बेहतरीन होगी वीडियो, वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? वर्ड फेबल हो जाते हैं, खैर छोड़िए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। यूनिफॉर्म के अंदर वन लॉ, वन नेशन कि किसी भी कंट्री में जो लॉ है, वो रिलेटेड मैरिज, डाइवोर्स जो भी है अबाउट द पर्सनल मैटर्स, तो वो हर किसी सिटीज़न पर यूनिफ़ॉर्मली अप्लाई होगा, सीधी बात है। रिगार्डलेस देयर रिलीजन कि उनका धर्म कुछ भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी, तो उनके ऊपर ये जो लॉ होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो लॉ है ये टारगेट करता है पर्सनल मैटर्स को, जैसे कि मैरिजेज़ हो गए, डाइवोर्स हो गए, सक्सेशन हो गया एंड मैनी थिंग्स, मेंटेनेंस वगैरह। तो ये जो लॉ है ये सभी लोगों पर एक समान तरीके से अप्लाई होगा, है, लागू होगा। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि पूरे देश के अंदर एक कानून बिना किसी धर्म को देखते हुए, ये वाली बात हो जाती है, ठीक है? तो कंट्रोवर्सी की जो बात है, वो हम बाद में करेंगे, पहले थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ये बात है मैंने इधर एक टाइमलाइन बना रखी है 1835 एंड मैनी मोर। तो शुरुआत पे जाते हैं। तो 1835 पे वी ऑल नो 1835 पे हमारे देश पर अंग्रेज़ों का मतलब ब्रिटिशर्स का अधिकार था। हम उस समय पर हाँ, देश गुलाम था, वतन हमारा। खैर वो अलग बात है। तो 1835 में सीधी-सीधी बात है, हम अच्छे से जानते हैं ब्रिटिशर्स क्यों आए थे, क्योंकि उन्होंने उनका कुछ ऐसी मेंटालिटी था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि देश में क्या चल रहा है। सीधी-सीधी बात ये है कि हम आए हैं यहाँ पर पैसा लूटने, तो पैसा लूटेंगे। तो उन्होंने इंडियंस के लिए लॉज़ भी ऐसे ही बनाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कमर्शियल लॉ बनाया। कमर्शियल लॉ में हम अच्छे से जानते हैं, टैक्सेस वगैरह थे, हाँ? और दूसरा उन्होंने क्रिमिनल लॉज़ बनाए और वो भी यूनिफ़ॉर्मली चलते थे सभी पर। तो उन्होंने 1835 में ही एक यूनिफ़ॉर्मली इंडियन लॉज़, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड अब की भाषा में बोला जाए तो बना दिया था। बट वो अप्लाई होता था ओनली कमर्शियल एंड क्रिमिनल लॉज़ पर, ठीक है? कि सभी को सेम ही टैक्स देना है। ओके, क्रिमिनल लॉज़ भी सभी के लिए सेम है। अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया तो सज़ा सभी को एक ही जैसी मिलेगी, हाँ, बिना किसी भेदभाव के, ये वाली बात थी। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि द पर्सनल लॉज़ ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम शुड नॉट बी कोडिफाइड। उन्होंने हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स जो धर्म थे हमारे देश में, उनके जो पर्सनल लॉज़ थे, उनके जो पर्सनल रिचुअल्स थे, उनसे छेड़छाड़ नहीं करी। तो इन्होंने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड या यूनिफ़ॉर्म लॉज़ जो बनाए, वो बनाए कमर्शियल एंड क्रिमिनल, सीधी-सीधी बात थी। इन्होंने अपना मतलब देखते हुए कमर्शियल लॉज़ बनाया, लगाया इंडियंस पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठे किया जा सके, और क्रिमिनल लॉ बना दिया ताकि अगर कोई हमारे खिलाफ आवाज़ उठाता है देन वी ऑल नो सज़ा दी जा सके। तो इन्होंने क्या करा, हिंदूज़ एंड मुस्लिम पर्सनल लॉज़ को छेड़छाड़ नहीं करा, उसे कोडिफ़ाई नहीं किया। 1835 में एक बार ये पढ़ लेते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सबमिटेड अ रिपोर्ट दैट कॉल्ड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन इंडियन लॉज़
related to crimes, evidence, and contracts. However, the second law commission recommended that the personal laws of Hindus and Muslim should not be codified. यहाँ तक बात समझ में आई कि 1835 में कोई भी लॉ पर्सनल लॉज जो होते हैं हिंदू एंड मुस्लिम्स में कॉडिफाई नहीं किए गए। अगर आप पीछे का इतिहास उठा के देखें तो जाति प्रथा, सती प्रथा और भी वो जो रिचुअल्स हैं जो आज नहीं है, बाल विवाह जैसी चीज़ें अंग्रेज़ों के टाइम पर चला करते थे, क्योंकि उन्होंने सिविल लॉज पर कोई काम किया नहीं था। क्योंकि वही बात है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है, मैं तो बस है कंट्री को लूटने आया हूँ, पैसा चाहिए, उसी हिसाब से लॉज़ बना दिए। लोग कैसे रह रहे हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था इस बात का। तो सिविल लॉज़ पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 1941 में होता क्या है कि बी.एन. राव कमेटी कॉडिफाई करती है हिंदू लॉज़ को। किसे कॉडिफाई करती है? हिंदू लॉज़ को। एंड हिंदू लॉज़ में क्या था? 1956 में द हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज अडॉप्टेड टू कॉडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू सक्सेशन फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख। तो ये जो हिंदूज लॉ कॉडिफाई होते हैं, अब हिंदूज में कौन से लॉ कॉडिफाई हो गए? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो पॉलीगेमी हो गया, ओके, कास्ट सिस्टम हो गया, और भी चाइल्ड मैरिज, डाउरी, दहेज प्रथा, ये सारी चीज़ें हिंदूज़ पर्सनल लॉज़ में पहले से थी। इन सबको कॉडिफ़ाई करा गया, इन सबको रेस्ट्रिक्ट किया गया, सीधी-सीधी बात थी। हाँ, अच्छी बात है, ठीक है, आगे बढ़ता है। और फिर यही लॉज़ आगे चल के हिंदूज़, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख, ध्यान से नाम सुनते जाना, किन-किन? हिंदूज़, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड सिख, इन पर ये लॉज़ लागू हुए। कौन से? कॉडिफाइड लॉज़ जो बने। 1941 में ये लॉ कॉडिफाई हो गए और 1956 जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉडिफाइड लॉज़ डाले गए और फिर यही लॉज़ इन 4 धर्मों पर अप्लाई हो गए। इट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आगे चले तो कॉडिफाइड लॉज़ जो थे वो मैं बता देता हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एंड हिंदू अडॉप्शन, स्पेलिंग गलत है, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के चलते मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है यूसीसी को समझना, ये ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँगा, बट ये समझ लेते हैं कि ये जो लॉज़ हैं, इनका सीधे-सीधे मतलब था कि इन धर्मों में होने वाले शादी-विवाह, मैरेजेस हो गए, डाइवोर्स रिलेटेड समस्याएँ हो गई, ओके, डाउरी, दहेज प्रथा, ओके, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट पर्सनल मैटर्स होती हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी में हिस्सा देना है कि नहीं देना, देना है तो किसे देना है, ठीक है? पर्सनल मैटर्स में गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर सकती है। मिला-जुला के बात ये था कि अगर मैरिज करनी है तो ठीक है, डिवोर्स करना है कोर्ट में जाके, ओके? मैरिज भी है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में करेंगे। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। हम अगर ये बात आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूँ कि इन केस अगर आप शादी करते हैं और उस शादी का आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो आपकी शादी मान्य नहीं होगी। या तो फ़ोटोग्राफ्स हों या फिर रजिस्ट्रार में आपके सिग्नेचर हो, ये वाली बात होती है। ठीक है? फ़ोटोग्राफ्स तो होंगे ही, कैमरे वाले सही रखते हैं। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो बात ये हुई। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, पीछे चलते थोड़ा-सा, कि जो गवर्नमेंट थी 1941 में आई मीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, कॉडिफ़ाई केवल हिंदू लॉज़ हुए, मुस्लिम लॉज़ को कॉडिफ़ाई नहीं किया गया। ठीक है? तो जो पुराने रिचुअल्स थे या जो पुरानी जो परंपरा थी या पुरानी जो मानसिकता थी वो अभी भी देखने को मिल सकती है। तो मुस्लिम लॉज़ कॉडिफ़ाई नहीं किए गए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुस्लिम पर्सनल लॉज़ यही है। तो कॉडिफ़ाइड हिंदूज़ लॉज़ बता दिए, तो मिला-जुला के बात ये थी कि इन मैटर्स में जो गवर्नमेंट है वो हस्तक्षेप कर सकती हैं ताकि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। ओके? वी ऑल नो अगर डिवोर्स होता है देन आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है। ठीक है? लड़के को खासकर। हाँ, लड़का ही देता है वैसे तो। आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आता है शाह बानो केस 1985। अब हुआ क्या? देखिए, हिंदूज़ लॉज़ कॉडिफ़ाई हुए, ठीक है? मॉडर्न टाइम के हिसाब से वो आगे बढ़ते गए और काफ़ी एडवांसमेंट, एनहांसमेंट आती गई, तो उनकी हालत सुधरती गई। अच्छी बात है, ठीक है? ये जो कम्युनिटी थी 4,
बट हुआ क्या, चीज़ें समझनी ये वाली बात है कि जो लॉज कॉडिफाई नहीं हुए, जैसे मुस्लिम लॉज कॉडिफाई नहीं हुए, तो चीज़ें वहाँ भी ऐसी ही हैं अभी भी जैसे पुरानी थी, ठीक है? शाहबानो केस 1985 एक अच्छा खासा एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? इसके ऊपर भी एक नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा, जिसमें हम इसे डिटेल से समझेंगे। लेकिन इससे केवल आप ये समझना कि अगर एक लेडी है, ओके? मान के चलो एक कोई लेडी है, ठीक है? अगर उनका डाइवोर्स होता है, तो ये बात पक्की है कि जो मैन है, जो पति रहा होगा, वो उसे मेंटेनेंस देना ही पड़ता है, ऐसा गवर्नमेंट मानती है ना? ऑफ कोर्स ये रूल है, देना पड़ेगा। बट बिकॉज़ ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉज़ जो कि कॉडिफाई नहीं हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, 1985 में शाह बानो को मेंटेनेंस लेने के लिए भी अपने हस्बैंड से काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। पूरा का पूरा शाह बानो केस इसी पर ही बेस्ड है कि मुस्लिम पर्सनल लॉज़ है, दैट्स व्हाई एनहांसमेंट एंड अपग्रेड नहीं हो पाए, मॉडर्नाइज़ नहीं हो पाए हिंदू आई मीन मुस्लिम पर्सनल लॉज़ या मुस्लिम कम्युनिटी, ये वाली बात थी, ठीक है? तो इसी बात को लेकर तो अब हम अच्छे से जानते हैं कि जो अभी हमने ट्रिपल तलाक वाला केस सुना होगा, तो ट्रिपल तलाक की जो बात की जाए, अगर मुस्लिम लॉज़ पहले ही कॉडिफ़ाई हो गए होते, तो ये वाली समस्या नहीं होती और जो मुस्लिम्स लेडीज़ हैं, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। बट इट हैपन्स, अभी होती है, क्यों? क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉज़ कभी कॉडिफ़ाई हुए नहीं और यूसीसी का भी इसलिए जमकर विरोध हो रहा है। ओके? हुँ। AIMPLB इट इज़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अब ये क्या होता है? अब मैं पहले पढ़ देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन इन इंडिया। इट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ Muslims in matters of personal laws. It was formed in 1973 with the objective of protecting the promoting the application of Islamic personal laws among Muslims in India. And this organization is primarily concerned with issues related to marriage, divorce, inheritance, other personal matters governed by Islamic law known as Sharia. अब ये शरिया क्या है? शरिया ही मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं। बट मैं वैसे बता देता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉज जो थे, वो उनके अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो भी रहा हो। तो ये जो बोर्ड है, ये क्या काम करता है? ये मुस्लिम्स के जो पर्सनल मैटर्स होते हैं, उनका निपटारा करता है। संविधान के अनुसार नहीं, शरिया के अनुसार, मुस्लिम पर्सनल लॉज के अनुसार, ठीक है? कि मेंटेनेंस देना है या नहीं देना है। अ, शादी करानी तो कैसे करना है, तलाक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जो ट्रिपल तलाक का केस था, उससे बहुत प्रॉब्लम आती थी, मुस्लिम महिलाओं को खासकर, ये बात है। तो प्रॉब्लम ये थी, ओके? काफ़ी ज़्यादा पुरुष प्रधान चीज़ें होती थी, तो वो नहीं होनी चाहिए थी। तो इसलिए अगर शुरुआत में ही कॉडिफ़ाई कर देते, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ती, ये वाली बात है। तो अब जब यूसीसी आया है, तो आया है, तो शरिया लॉ यही है। तो ये जो बोर्ड है, ये मुस्लिम पर्सनल मैटर्स रिज़ॉल्व करता है अकॉर्डिंग टू शरिया। तो ये वाली बात हो जाती है। अब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियोज़ में ये बात बता दी थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉज़ में किन-किन चीज़ों के अधिकार थे और प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि एक लूप बन जाता है, एक लूप होल बनता है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि सबको यूनिफ़ॉर्मली एक लॉ को फ़ॉलो करना होता है, करना भी चाहिए, ठीक है? तो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब बात आती है, अब कंक्लूज़न क्या निकालें अब तक का? पहली बात, कंक्लूज़न ये निकालते हैं कि अगर क्रिमिनल लॉज़ कमर्शियल लॉज़, मेरा जो ये कंक्लूज़न है या फिर हमारा जो ये कंक्लूज़न है इस वीडियो से ये निकलता है कि क्रिमिनल एंड कमर्शियल लॉज़ ऑल आर सेम टू द एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया, ऑल आर इक्वल। मगर जब हम सिविल लॉज़ की बात करते हैं, तो कुछ कम्युनिटीज़ के पर्सनल लॉज़ देखने को मिल जाते हैं और हाल-फिलहाल वो पर्सनल लॉज़ को छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है? जिनमें से मुस्लिम पर्सनल लॉज़, क्रिश्चियन के भी अपने पर्सनल लॉज़ हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो वैसे तो भारत में काफ़ी सारे पंथ, काफ़ी सारे धर्म हैं, लेकिन मैंने जो कॉडिफाइड लॉज़ बताए थे, उसके अंदर 4 धर्म आते हैं, तो बाकी बचे 3 मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड पर्शियंस, पारसी लोग, उनके ऊपर ये कॉडिफाइड लॉज़
कोडिफाइड सिविल लॉज अप्लाई नहीं होते थे। तो ये वाली बात हो जाती है। तो सिविल लॉज ही फिर सभी के लिए सेम होने चाहिए, और इसी बात को आगे रखते हुए 2024 में गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही और बात रखी, बात प्रस्ताव हुआ। ठीक है, तो पर्सनल लॉज जब बात हो जाती है, ज़रूरी नहीं कि हर बार फ़ायदा ही दें, कभी-कभार नुकसान भी देते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले इतिहास उठाकर, अगर कुछ केसेस देखें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे आपको, क्योंकि शाहबानो केस सच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये बात समझने के लिए कि सिविल लॉज सबके लिए बराबर हों, कितना ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और कितना ज़्यादा ज़रूरी है अगर कंट्री संविधान के ही अनुसार चले तो। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं तो नहीं जानता कि यूनिफ़ॉर्म सिविल लॉ अच्छा साबित होगा ये देश के लिए या नहीं होगा, बट वीडियोज़ आपके लिए अपलोड हुई हैं, आप देख रहे हैं। मैंने आपको बता दिया यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड क्यों लाया जा रहा है या कैसे काम करता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन भर दीजिए कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड काम करता है या नहीं करता, या फिर किस तरह से काम करेगा, या सही है या नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन, इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। और वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम काफ़ी सारे नए केसेस पढ़ेंगे, आपको उससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन।